बच्चों आज समझने का प्रयास करेंगे जीवों का वर्गीकरण। बायो की पहली क्लास है और मैंने आपको इस क्लास में जीवों से संबंधित जो वर्गीकरण का जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे पूरा मैं ओवरव्यू जनरेट कर दूंगा और एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, जितना भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो इंटर के बच्चे हों या हाई स्कूल के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों या छोटे बच्चे हों जो पढ़ रहे हों, इस वीडियो को देख रहे हों, या फिर कंपटीशन के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये क्लास है। और इस क्लास को पूरा देखिएगा वीडियो को, और आपको इसके बाद जीवों से संबंधित तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट और वीडियो लाने वाला हूँ। ये पहली क्लास है बायो की, जीवों का वर्गीकरण मैंने लिया है और समझने का प्रयास करते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जीवों का वर्गीकरण। तो हुआ क्या बच्चों, शुरुआत में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वैज्ञानिक लैब नहीं थी, प्राचीन काल में कोई भी लैब नहीं हुआ करती थी। तो जो पब्लिक थी, जो लोग थे, जो लोग रहते थे एरिया में, उन्होंने अपने कॉमन सेंस के आधार पर जीवों को देखा और जीवों का वर्गीकरण कर दिया कि ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें ये हैं। तो बेसिकली उनकी जो ज़रूरतें थी, मनुष्य की जो ज़रूरतें थी, उनके अकॉर्डिंग इन जीवों का वर्गीकरण किया। तो उनकी किसी भी इंसान की तीन ही ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया कि कोई जो जीव है, चाहे पेड़ हो, पौधे हों या कोई जीव जंतु हो, उनसे क्या पदार्थ हमको मिलता है खाने के लिए। तो उसके आधार पर उन्हें खाने वाले जीवों का वर्गीकरण कर दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कपड़ा, तो उनसे क्या चीज़ ऐसी मिलती है, किस जीव से क्या मिलता है पहनने के लिए। जैसे भेड़ से ऊन मिलती है, तो उन्होंने बताया कि ये पहनने वाले कपड़े वाले जीवों का वर्गीकरण है। उसके बाद मकान कि कोई जीव, पेड़ पौधे, कोई लकड़ी है या उससे क्या चीज़ निर्माण होता है, उससे घर बनाया जाता है, क्या है कोई भी पदार्थ ऐसा जिससे आपको रहने की सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो वो मकान की श्रेणी में आ गया। तो ये जीवों का पहला प्राचीन वर्गीकरण था, रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर। कॉमन सेंस था, मनुष्य का अपना कॉमन सेंस था। इस कॉमन सेंस के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर दिया। पहला कॉमन सेंस के आधार पर रोटी, कपड़ा और मकान। कोई जीव क्या प्रोवाइड कर रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी दूसरे इंसान को, तो उस आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन कहानी बदली और नए नए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट को समझा और नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए और बोले कि नहीं, ये वर्गीकरण गलत है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये रोटी कपड़ा वाला जो मकान का वर्गीकरण है गलत है। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आ रहे हैं, एंट्री हो रही है पहले वैज्ञानिक की, जीवों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण होगा। जीवों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण होगा। अभी तक जीवों का कॉमन सेंस के आधार पर, मनुष्य की अपनी धारणा के आधार पर वर्गीकरण हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण करने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले आएंगे अरस्तु। नाम है इनका अरस्तु। जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेकर के आए अरस्तु। उन्होंने देखा, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जितने भी जीवों को देखा उन्होंने बाहरी रूप के आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कोई जीव कैसा दिखता है, कोई जीव कैसा दिखता है, उस आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि दो प्रकार के जीव दिखाई पड़े, एक तो पौधे वाले और दूसरे जंतु वाले। उन्होंने पादप और जंतुओं को देखा और देखा कि ये पादप श्रेणी के जंतु हैं और ये जंतु पादप जीवों का वर्गीकरण है और ये जंतुओं के अंदर के वर्गीकरण है। तो उन्होंने पादप और जंतु दो प्रकार के कैटेगरी डिवाइड कर दी जो जीवों की। तो पादप के अंतर्गत उन्होंने देखा कि बड़े वृक्षों को, कटीले वृक्षों को और छोटे साग सब्जी वाले वृक्षों को। तो उन्होंने तीन डिवाइडेशन किया पादप जगत में। बड़े वृक्ष जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, दूसरे कटीले या घनी झाड़ियों का वर्गीकरण किया, और भी छोटे मुलायम और साग जो सब्जी वाले पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण किया। तो पादपों का उन्होंने दो वर्गीकरण, और इन दो वर्गीकरण में पादप में ये तीन वर्गीकरण किया। उसके बाद जंतु वर्गीकरण में, जंतुओं का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे थे जिनके पास में आरबीसी था, यानी लाल रक्त हुआ करता था, लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जिनके पास में लाल रक्त नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने ये दो कैटेगरी जंतुओं में बनाई, जिनके पास लाल खून था और जिनके पास लाल खून नहीं था। तो ये दो जंतुओं का वर्गीकरण, इन्होंने जंतुओं का दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पादप की तीन कैटेगरी बना दी। इस प्रकार की मुख्यतः अगर देखें तो अरस्तु ने दो ही कैटेगरी डिवाइड की थी, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लेकिन
अभी तक ये कहानी लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी खामियां थी। कुछ जीव ऐसे थे जो पौधे तो दिख रहे थे लेकिन वो जंतुओं की तरह भी बिहेव कर रहे थे। तो अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट था वही गड़बड़ा गया। लोग वैज्ञानिकों ने कहा यार भाई तुम कॉन्सेप्ट तो लेके आए हो लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी पूरी तरह से बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो फिर आगे अध्ययन करने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस ने फिर से इन सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया और फिर से कैटेगरी बनाई। 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई, एक तो प्लांटी कैटेगरी, दूसरी एनिमेलिया। जो अरस्तु ने बेसिकली बनाई थी वही कैटेगरी उन्होंने डिवाइड कर दी, कैरोलस और लीनियस। उन्होंने कहा कि कैरोलस लीनियस ने 2 कैटेगरी डिवाइड की, तो प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। तो उन्होंने कहा था प्लांटी वाले जितने पौधे प्लांट के जैसा बिहेव करेंगे उसको सबको प्लांटी वाले बॉक्स में रख दो, प्लांटी जगत में रख दो। और एनिमेलिया जो एनिमल के जैसे बिहेव कर रहे हैं, जानवर जैसे हम हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनको सब एनिमेलिया में रख दो। तो 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी। लेकिन यहाँ पर भी कहानी बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ नहीं हुई। लोगों ने कहा भाई डिवाइड तो कर दियो, वो डिवाइड तो वही हो गया जो अरस्तु ने किया था। उन्होंने ये सारी बातें बता दिया था, बोला कि प्लांटी कर दो, एनिमेलिया कर दो, हो गया काम करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। आप लोगों ने डिवाइड जो कर रहे हैं कैरोलस जी, आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो बढ़िया वर्गीकरण नहीं है। अभी हम लोग को तो यही नहीं पता चल रहा है कि प्लांट का मेन पूर्वज कौन था। सपोज करिए बरगद का पेड़ ले लिया जाए, तो बरगद का पेड़ मेन पूर्वज कौन सा था? या फिर आप सोचिए कि एनिमल में कौन सा मेन पूर्वज था, तो वो बात आप स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे। एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, मेंढक भी होता है और शेर भी होता है, बकरी भी होता है, इंसान भी एनिमल की श्रेणी में आता है। इनका कहाँ से उदय हो रहा है, कहाँ से इनका ओरिजिन था, कहाँ से किस पूर्वज से किस वंश से इनका उदय हुआ? हम एनिमल की श्रेणी में तो आ रहे हैं, लेकिन एनिमल की श्रेणी में किस पूर्वज से हमारा उदय हुआ है? शेर है तो शेर का किस पूर्वज से उदय हुआ है, ये आप बताइए जरा सा। तो ये बताने में ना तो अरस्तु जी ने वर्गीकरण किया था, ना कैरोलस ने वर्गीकरण किया था, वहीं से वो हो गए फेल। उसके बाद आ गए नए वैज्ञानिक R.H. विटिकर, नाम था इनका R.H. विटिकर। इनको सुपर हीरो कहा जा सकता है। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इनको जीवों के वर्गीकरण के जगत का, आधुनिक जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इनको प्राचीन वर्गीकरण का पिता और इनके आधुनिक जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बहुत बढ़िया मजा आई इनका देख करके। कॉन्सेप्ट बोला कि 5 जगत का वर्गीकरण कर दीजिए, 5 जगत का वर्गीकरण कर दीजिए और 5 जगत में सारे के सारे जीव सिमट जाएंगे। इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण रखा। विटिकर ने 5 जगत का, इनको सुपर हीरो बोल दिया गया और 5 जगत का वर्गीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने जो जीव का नाम रखा उसका नाम मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा, तीसरा का नाम फंजाई या फंगी, प्लांटी, देन एनिमेलिया। ये 5 जगत का वर्गीकरण किया और उन्होंने 1 बाय 1 समझाने का प्रयास किया। और इस प्रकार से विटिकर जी की कहानी को लोगों ने बड़ा सराहा, मजा आ गई लोगों की। बोला कि वाह विटिकर साहब, आपने तो मजा ही दे दी और बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया, 5 जीवों को रख दिया, मजा आ गई। और इस प्रकार से 5 जगत का वर्गीकरण हो गया और सही वर्गीकरण था, बिल्कुल सही वर्गीकरण उन्होंने किया। और एक 5 जगत का वर्गीकरण मैंने आपको बताया है। और क्या हुआ फिर उसके बाद पंचायत बैठी, लोगों का की चर्चा हुई, वैज्ञानिकों की चर्चा हुई और वैज्ञानिकों की चर्चा के समय ये बातें आई जिसको विटिकर जी ने क्लियर किया। तो पंचायत जब बैठी तो मैंने लिखा पंचायत की बैठक और बातों का तय होना। वहां पर तय हो गया कि कोशिका का प्रकार कैसा है, वो कोशिका की भित्ति कैसी है, कैसे ये जीव है। इनको सबको एक साथ नहीं लिया जा सकता, लेकिन थोड़ी सी बातें समझने का प्रयास करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए जहां से। तो कोशिका का प्रकार मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा को अलग कर दें, मोनेरा को अलग करें तो मोनेरा को हम बड़ा भाई माने और जितने ये छोटे भाई प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया इनको छोटे भाई माने। तो मोनेरा जो है सबसे बड़ा भाई है और सबसे पुराना मोनेरा ही जीव है। और इसके अंदर जो होंगी प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है और इसके अंदर बिना ढका हुआ केंद्रक होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल ढका हुआ नहीं होता, बिल्कुल खुला केंद्रक होता है, इसलिए बिल्कुल मॉडल नहीं है। आप इसे समझ लो कि एक बड़ा भाई जिसका पहले जन्म हुआ हो, फिर छोटा भाई जिसका बाद में जन्म हुआ, उसके समय में वो सारी टेक्नोलॉजी ना रही हो तो उसके माता पिता उसको बढ़िया से उतने अच्छे से पढ़ा ना पाए हो। लेकिन जब नए बच्चे पैदा हुए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन नए बच्चों को
ये छोटे वाले प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये छोटे भाई हैं इनके, तो इनको बढ़िया से पढ़ाया होगा। तो ये डेवलप कोशिका हो गई, ये अनडेवलप कोशिका हो गई। ये प्रोकैरियोटिक मोनेरा, मोने से मोनेरा है, बड़े भाई हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बिना ढका हुआ न्यूक्लियस इसमें उपस्थित है। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा दूसरी बात, चलो बाद में क्वेश्चन देता हूं। मोनेरा है, मोनेरा की जो कोशिका भित्ति थी वो शर्करा और एमिनो अम्ल से बनी हुई थी। मोनेरा की कोशिका भित्ति जो बाहर की जो लेयर होती है वो शर्करा और एमिनो अम्ल से बनी हुई थी, जबकि फंगी की कोशिका भित्ति काइटिन नामक एंजाइम से बनी हुई थी, काइटिन नामक पदार्थ से बनी हुई थी। प्लांटी की सेलुलोज की बनी हुई थी दीवारें थी कोशिका भित्ति, और एनिमिलिया के पास में कोई भी भित्ति या दीवार नहीं होती है। हम लोग एनिमल हैं, हम लोग की दीवारें कहाँ होती हैं? हम लोग के ऊपर लेयर होती है, कोशिका की झिल्ली होती है, दीवार नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा डिवाइड उन्होंने किया और हर कोशिका के बारे में बताया है कि मोनेरा की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, इसके अंदर केंद्र कैसा होता है। अच्छा, नीचे के जितने भाई हैं प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके पास में सब छोटे भाई हैं, इनके पास में यूकैरियोटिक कोशिका होती है और इनके पास में ढका हुआ न्यूक्लियस होता है। केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो बिल्कुल अंदर, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर पूरा दीवार के अंदर ही फिक्स रहता है, यानी एक डिब्बा होता है जिसके अंदर डीएनए वगैरह बैठा रहता है, लेकिन उनके पास डिब्बा नहीं होता है। मोनेरा के पास में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी ढकी हुई दीवारें नहीं है उनकी। अच्छा, तो फंगी की कोशिका भित्ति काइटिन की, प्लांटी के सेलुलोज की और एनिमिलिया की कोई भी दीवार नहीं होती। अच्छा, प्रोटिस्टा और मोनेरा दो ऐसे जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद भी बना लेते हैं, और अगर अपना भोजन खुद ना बना पाए तो दूसरे जीवों से भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा इस प्रकार के डाकू हैं। जब दिन में होता है तो दुकान लगाते हैं और जब रात होती है तो चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा समझिए आप। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा के अंदर प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, उनकी लेयर में प्रकाश संश्लेषी वाले गुण पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर भी यही चीज होती है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल, उनके बॉडी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब धूप निकलती है तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन जैसे धूप चली जाती है वो क्या करते हैं? रात के अंधेरे में दूसरे जीवों को अपना टारगेट कर लेते हैं, दूसरे जीवों पर अपना अटैक मारते हैं। दूसरे जीवों के या तो शरीर में घुस जाएंगे, या तो फिर कोई जीव है उसके चारों ओर घेरा बना करके उसको अंदर अपने शरीर की एंट्री मरवा लेंगे और खा करके, सड़ा करके, काम खत्म करके उनको खत्म कर देंगे। तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो दोनों एक प्रकार से मृतजीवी और परोपजीवी की तरह काम करते हैं। मृतजीवी और मृतपोषी और परपोषी कह लो, मृतपोषी और परपोषी की तरह काम करते हैं। अच्छा, मोनेरा के अंदर क्या हो रहा है? मोनेरा के बारे में समझते हैं। तो मोनेरा क्या है? छोटे छोटे जितने बैक्टीरिया हैं जब शरीर में एंट्री मार जाते हैं तो शरीर का खाना खाते हैं और हम लोगों को बीमार कर देते हैं। तो बैक्टीरिया जितने भी हैं सब मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, ये सब पानी में, तालाब में ऊपर रहते हैं, तालाब के ऊपर तैरा करते हैं और धूप दिन में खूब खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन रात जब होती है तो धूप मिलती नहीं है, तो दूसरे जो वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो आकर के तालाब में गिरते हैं उनके चारों ओर अपना झिल्ली घेरा बना लेते हैं और अपने अंदर उनको अट्रैक्ट कर लेकर के उनको पचा करके काम खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर धूप जब निकलती है तो दिन में भोजन अपना खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों प्रकार के काम किसमें हो रहे हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा, मोनेरा है बैक्टीरिया वाला और प्रोटिस्टा है सूक्ष्मजीवी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों ऐसे डाकू हैं जो दिन में जलेबी की दुकान और रात में चोरी चकारी की दुकान चलाते हैं। दोनों दिन में भोजन बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और रात में दूसरे जीवों को खा करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये बच्चों बात समझ में आई होगी। मैंने सारी बातें यहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि प्रोटिस्टा के अंदर क्लाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आएंगे और मोनेरा के सूक्ष्म जीवों में सबसे बुजुर्ग क्या है? वो बैक्टीरिया है। मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल अगर आप सोचो तो परपोषी, मृतपोषी, प्रकाश संश्लेषण धूप में भी होता है और अमोनिया नाइट्रेट की मदद से जब धूप नहीं होती है तो ये मोनेरा अपना भोजन खुद बना लेता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई बच्चों, और हो सकता है कि कुछ बातें ना समझ में आई हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई। बाकी तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। और बच्चों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमी है कमेंट करके बताइए ताकि मैं और उस पर काम कर सकूं।
और आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। देखिए, मस्त रहिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू।